नमस्कार दोस्तों, आज अपने जालोर के चौहानों की बात करेंगे। तो जालोर जो है उसमें चौहान वंश की स्थापना है वो कीर्तिपाल ने की, और कीर्तिपाल की एक उपाधि रहती है कीटू, एक महान शासक, जो कि मोहनोत नैणसी द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? नैणसी द्वारा, मोहनोत नैणसी द्वारा। अब देखिएगा, कीर्तिपाल के बाद में 3-4 छोटे छोटे शासक और आते हैं। तो जालोर में जो मुख्य शासक रहते हैं वो कान्नड़ देव सोनगरा रहते हैं। तो आज अपने कान्नड़ देव सोनगरा की बात करेंगे। कान्नड़ देव सोनगरा, और इनका जो कार्यकाल रहता है, राजा जो ये रहते हैं 1305 से लेकर 1311 तक ये शासक है वो रहते हैं। अब देखिएगा, कान्नड़ देव सोनगरा की जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? तो पहला जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो है कान्नड़ देव प्रबंध, कान्नड़ देव प्रबंध। और दूसरा जो ग्रंथ है वो है वीरम देव सोनगरारी बात, वीरम देव सोनगरारी बात। दोनों ही जो ग्रंथ हैं वो पद्मनाभ के, दोनों ही जो ग्रंथ हैं वो पद्मनाभ के। कान्नड़ देव प्रबंध और वीरम देव कान्नड़ देव के पुत्र थे, तो उनके ऊपर किताब वीरम देव सोनगरारी बात पद्मनाभ। इसके अलावा अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फुतवे, खजाइन उल फुतवे से भी जानकारी मिलती है। जालोर प्रशस्ति से भी इसकी जानकारी मिलती है। या इम्पोर्टेंट मैं आपको एक और बताऊं तो नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। और नैणसीरी जो ख्यात है वो मुहनोत नैणसी की रचना है, मुहनोत नैणसी की रचना है। अब देखिएगा, इसके बाद में अपने पिछले वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि 1298 के अंदर अलाउद्दीन जो खिलजी है वो गुजरात को लूटने के लिए अपनी एक सेना भेजते हैं। वहाँ जालोर की सीमा पर विवाद हो जाता है, तो कान्नड़ देव के पिता सामंत सिंह हैं, उस सेना पर आक्रमण करके वो शिव मूर्ति प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में अलाउद्दीन जो है वो सभी रियासतों को जीतने का आदेश है वो दे देते हैं। इसी श्रृंखला में 1301 रणथंबोर, 1303 चित्तौड़ और 1305 में जालोर अभियान होता है। तो जालोर में दो हुए, पहला 1305 और जो मुख्य युद्ध होता है वो 1311 के अंतर्गत। अब देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी, और अलाउद्दीन के सामने है कान्नड़ देव, कान्नड़ देव। और वर्ष है 1305, वर्ष है 1305। तो देखिए, जिस समय दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चल रहा था उस समय क्या होता था, राजपूत शासकों के पास बहुत ही छोटी छोटी सेनाएं होती थी, जबकि मुस्लिम शासकों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं रहती थी। तो मुल्तानी जो थे वो एक उदारवादी व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे। तो वो क्या करते हैं, वो आकर कान्नड़ देव को समझाते हैं कि मेरे पास बहुत ही विशाल सेना है, यदि अपने दोनों का युद्ध होता है तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लो। तो उसकी समझाने पर कान्नड़ देव क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए, जो शासक अधीनता स्वीकार कर रहा है उस शासक को, जिसकी अधीनता स्वीकार की है, उसके दरबार में उपस्थित होना होता था। तो दिल्ली दरबार में उपस्थिति यानी कि दिल्ली जाना, सीधा कह सकते हैं दिल्ली जाना। अब दिल्ली कौन गया
कान्नड़ देव दिल्ली गया कि कान्नड़ देव का पुत्र वीरम देव दिल्ली गया, इस बात पे अपने पास 3 मत हैं। 3 मत हैं इस बात के ऊपर भी दिल्ली कौन गया। तो देखिएगा पहला जो मत है वो मत है कान्नड़ देव दिल्ली गया। और कान्नड़ देव दिल्ली गया ये बात कौन कहता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। दूसरी बात, वीरम देव दिल्ली गया। वीरम देव दिल्ली गया। वीरम देव दिल्ली गया ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है पद्मनाभ और नैणसी। नैणसी यानी कि वीरम देव सोनगरारी बात और नैणसी ख्यात में ये लिखा हुआ है कि वीरम देव है वो दिल्ली गया। अब देखिएगा वीरम देव जब दिल्ली गया तो वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी, वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आता जाता था। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी और उसका नाम था फिरोजा। फिरोजा। तो जब वीरम देव दरबार में जाता था फिरोजा उसे आते जाते देखती थी। फिरोजा जो है वो उससे प्रेम करने लग जाती है। ये एक तरफा प्यार था, वीरम देव को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को लगता है तो अलाउद्दीन खिलजी इसको समझाता है। लेकिन फिरोजा स्पष्ट कह देती है कि मैंने विवाह करना है तो वीरम देव से ही करना है, अन्यथा मैंने विवाह नहीं करना। तो उसके बाद में अलाउद्दीन ये सोचता है चलो ये भी राजकुमार है, इसके साथ अपने विवाह कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी विवाह प्रस्ताव भेजता है। विवाह प्रस्ताव है वो वीरम देव के पास भेज देता है। वीरम देव के पास जब वो विवाह प्रस्ताव आता है तो वो अचानक से सोच नहीं पाता है कि ये कैसे हो गया। वीरम देव उस दूत से कहता है कि इसका उत्तर सुबह देना है। तो सुबह जब उत्तर देना है तो मैं आपको एक दुआ बताता हूं, वो दुआ आपने सुना देना है। तो वो दुआ क्या, वीरम देव एक दुआ यहाँ पे क्या पढ़ता है कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं परनू तुर्कणी पश्चिम उगे भान। मेरे मामा का कुल भाटी है और मेरा कुल चौहान है, वो लज्जित हो जाएंगे यदि मैं मुस्लिम लड़की से विवाह कर लेता हूँ। और ये तब भी संभव नहीं है जब भान का मतलब सूर्य है, सूर्य पश्चिम से उदित हो जाए। और वहां से वो रात को ही भाग कर जालोर आ जाता है। तो चाहे तो कान्नड़ देव जालोर भाग कर आ गया और चाहे वीरम देव जालोर भाग कर आ गया, कोई भी आया, अलाउद्दीन की आज्ञा की अवहेलना कर दी। इसी कारण से अलाउद्दीन जालोर के ऊपर पुनः आक्रमण है वो करता है, पुनः आक्रमण है वो करता है। तो तीसरा जो मत है वो फरिश्ता का है और फरिश्ता तारीख है। फरिश्ता में क्या कहते हैं कि कान्नड़ देव और वीरम देव दोनों के दोनों दिल्ली गए थे, दोनों के दोनों दिल्ली गए थे। तो कोई भी दिल्ली गया हो, मूल बात यही थी कि अलाउद्दीन की आज्ञा की अवहेलना करके जालोर आ जाते हैं, इसलिए वो जालोर के ऊपर पुनः आक्रमण की तैयारी करते हैं। अब देखिएगा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, अब की बार सेनापति है वो बदल जाएगा, ध्यान रखना 1305 में मुल्तानी था। अब की बार जो सेनापति है वो कमालुद्दीन गुर्ग है, कमालुद्दीन गुर्ग। और 1308 के अंदर 1308 में कहाँ के लिए चलते हैं, जालोर के लिए, जालोर के लिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया कि 2 दुर्ग किसी दूसरे दुर्ग की कुंजी कहलाते हैं।
तो जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा? सिवाना दुर्ग। तो जब सिवाना से वो गुजरे तो पहले उन्होंने सिवाना को जीता। कब? 1308 के अंदर, 1308 में। अब देखिएगा, सिवाना शासक शीतलदेव या इसी को साथलदेव भी कहते हैं, सिवाना का जो दुर्ग है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। वीर नारायण पवार ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो कमालुद्दीन क्या करता है, आता है और इस दुर्ग को घेर लेता है, दुर्ग को घेरे रखता है। जब घेरा 3-4 महीने लंबा चलता है, जीत नहीं पाते हैं दुर्ग को, भी अब कैसे जीतेंगे इस दुर्ग को। तो फिर कमालुद्दीन क्या करता है, इसका एक मंत्री होता है और उस मंत्री का नाम था बावला। कमालुद्दीन क्या करता है, इस बावला को राजगद्दी का लालच देता है कि यदि इस दुर्ग पर हमारा अधिकार करने में तू हमारी सहायता करेगा तो तेरे को सिवाना का प्रशासक है वो बना देंगे। अब देखिएगा, बावला क्या करता है, बावला जलकुंड, और उस जलकुंड का नाम था मामादेव। जलकुंड मामादेव में ये गो रक्त मिला देता है, यानी कि गाय काट देता है। तो वो पानी पीने से राजपूत है वो इनकार कर देते हैं। दुर्ग के अंदर ये जल का एकमात्र संसाधन था, इसलिए फिर क्या होता है, आमने सामने का युद्ध है वो होता है। और यहाँ पर सिवाना का प्रथम जौहर होता है, क्योंकि सिवाना में 2 जौहर हुए थे। प्रथम जौहर होता है कब? 1308 में। केसरिया की यदि मैं बात करूं तो केसरिया साथलदेव या शीतलदेव या साथलदेव द्वारा, और इन्हीं की पत्नी मेणादे क्या करती हैं, मेणादे जौहर का नेतृत्व करती हैं। तो 1308 सिवाना का प्रथम जौहर और जौहर का नेतृत्व है वो मेणादे करती है। इसके बाद में देखिएगा, सिवाना के अंतर्गत जब ये जौहर हो जाता है तो यहाँ भी जो अमीर खुसरो होते हैं वो साथ होते हैं, वो राजपूतों की वीरता की प्रशंसा करते हैं। खजाइन उल फुतुए में ये लिखा हुआ है कि सातल देव का गज रूपी शरीर देख कर सुल्तान ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। फिर सिवाना का नाम बदल देता है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सिवाना का नाम बदल देता है और क्या रखता है, खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी 3 स्थानों का नाम बदलता है। सबसे पहले 1303 चित्तौड़ में खिजराबाद, उसके बाद में 1308 सिवाना का नाम खैराबाद, और उसके बाद में 1311 में जालोर का नाम जलालाबाद। ये आपने ध्यान रखना है। फिर सिवाना का प्रशासक कमालुद्दीन को बनाया जाता है। कमालुद्दीन को प्रशासक बनाकर अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली लौट जाता है। तो कमालुद्दीन जो होते हैं ना, कमालुद्दीन फिर 3 साल तक यहीं पर रहते हैं और 3 साल के बाद में यानी कि 8 के बाद में वो 1311 में जालोर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो जालोर का जो मुख्य युद्ध है वो 1311 में होता है। तो पहले जालोर का प्रथम 1305, फिर 1308 में वो जालोर के लिए निकलते हैं लेकिन सिवाना को जीतते हैं। इसके बाद में जालोर का मुख्य युद्ध
जालोर का मुख्य युद्ध 1311। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। ध्यान रखना, सिवाना 1308 और 1311 जालोर दोनों में कमालुद्दीन गुर्ग था। और इसके सामने कान्नड़ देव का पुत्र वीरमदेव। कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है? कमालुद्दीन गुर्ग आकर जालोर जो दुर्ग है उसको घेर लेता है। जालोर दुर्ग को घेर लेता है, बहुत लंबा घेरा रहता है। फिर वही बात, पुरानी बात को रिपीट करता है। यहाँ इसका एक सरदार होता है दहिया सरदार बीका। तो भारत में गद्दारों की कहीं कोई कमी नहीं थी, दहिया सरदार बीका। तो कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है? इस दहिया सरदार बीका को लालच देता है। दहिया सरदार बीका को राजगद्दी का लालच देता है। दहिया सरदार बीका और कमालुद्दीन के अंदर बातचीत होती है। तो ये राई के माध्यम से दुर्ग का कमजोर भाग बताता है। राई है वो 2-2.5 घंटे में अंकुरित हो जाती है। तो ये कहता है कि जहां राई अंकुरित हुई दिखाई देगी वहीं से आपने दुर्ग में प्रवेश करना है, वही दुर्ग का कमजोर भाग है। ये फिर रात्रि में अपनी पत्नी सत्रिया देवी को ये रात को आकर सारी बात बताता है कि मैं तो आज इस प्रकार से सारा काम करके आ गया। तो सत्रिया देवी इसको कहती है कि आपने जो किया वो सही नहीं किया, अपने स्वामी के प्रति आपने गद्दारी की, वो सही नहीं की। तो उसके बाद में ये जब सो जाता है तो सत्रिया देवी क्या करती है? अपने पति की हत्या कर देती है। और हत्या करके ये सारी बात कान्नड़ देव को बताने जाती है महल में। जब तक ये सारी बात कान्नड़ देव को बताती है तब तक इस कमजोर भाग को तोड़कर मुस्लिम सेना है वो दुर्ग में प्रवेश है वो कर चुकी थी। तो फिर आमने सामने का युद्ध होता है कमालुद्दीन कान्नड़ देव और वीरमदेव के अंदर। तो मुस्लिम सेना बहुत बड़ी थी, कान्नड़ देव है उनकी वीरगति हो जाती है, कान्नड़ देव की वीरगति हो जाती है। वीरमदेव जब मुस्लिम सेना से घिर जाते हैं तो उनको याद आता है कि यदि यहां मेरे को बंदी बना लिया गया तो मेरा विवाह है फिरोजा के साथ होगा, और जो डायलॉग मैं वहां पे सुना के आया हूं उसका फिर क्या होगा, मेरी बात तो फिर रहेगी नहीं। तो वीरमदेव क्या करता है? वीरमदेव अपनी कुल देवी आशापुरा महोदरा के समक्ष सिर काटकर आत्महत्या कर लेता है। सिर काटकर आत्महत्या है वो कर लेता है। तो जालोर दुर्ग का एकमात्र जौहर होता है, कब होता है? 1311 में। जौहर जो है उसका नेतृत्व कौन करती हैं? जेतलदे। जौहर का नेतृत्व जेतलदे करती हैं, जो कि कान्नड़ देव की पत्नी होती है। तो देखिएगा कमालुद्दीन गुर्ग दुर्ग को घेरता है, दहिया सरदार बीका को फंसाता है, वो राई के माध्यम से दुर्ग का कमजोर भाग बताता है। दहिया सरदार की पत्नी सत्रिया देवी उसकी हत्या करके सारी बात कान्नड़ देव को बताती है। तब तक देर हो जाती है, आमने सामने का युद्ध होता है जिसमें कान्नड़ देव मारा जाता है। वीरमदेव अपनी कुल देवी आशापुरा महोदरा के समक्ष आत्महत्या है
वो कर लेता है। उसके बाद में जौहर होता है, तो जौहर का नेतृत्व कान्हड़देव की पत्नी जेतलदे करती है, जेतलदे है वो करती है। इस युद्ध से राजस्थान में एक कहावत प्रचलित हो गई, राईरा भाव राते बीत्या, राईरा भाव राते बीत्या, यानी कि राई के भाव रात ही गए, क्योंकि पहले दिन दैया सरदार बीका ने ऊंचे दामों पर राई खरीदी थी, तो दूसरे दिन लोग वहां पर राई बेचने आए। फिर यहां अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी एक तो जालोर का नाम बदल देता है, जालोर का नाम जलालाबाद रखा, जलालाबाद रखा। एक तो वो जालोर का नाम जलालाबाद रख देता है। दूसरी बात, अलाउद्दीन यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। उस एक ही मस्जिद को 3 नामों से जाना जाता है और तीनों ही नाम प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं, तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, फिरोजा मस्जिद या तोप खाना मस्जिद, तोप खाना मस्जिद। तो अलाउद्दीन जो मस्जिद बनाता है उसे अलाउद्दीन की मस्जिद, फिरोजा मस्जिद या तोप खाना मस्जिद है वो कहते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान की पहली मस्जिद नहीं थी, राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद है वो अजमेर में है। किसके द्वारा बनाई गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई। तो दोस्तों ये थे जालोर के चौहान। नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।